हेल्स पैराडाइज एपिसोड 10। इस एपिसोड के शुरुआत में टामिया गांटेटसाई अपने एग्जीक्यूशनर असाइमन फूजी के साथ गाबीमारू के सामने होता है, जो गाबीमारू को बुरी हालत में देखकर उसे मारना चाह रहा था। लेकिन गाबीमारू भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुका था और वो ये भी जानता है कि वो उस हालत में बिना घायल हुए उसे हरा नहीं सकता। तभी टामिया गाबीमारू से कह रहा था कि वो जितना सोच रहा है वो उससे कहीं ज्यादा थका हुआ है और उसकी स्पीड भी स्लो हो चुकी है, जिसे सुनकर गाबीमारू उसकी कमजोरी बताते हुए कहता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट साइड में है और उसके पोस्चर को देखकर पता चलता है कि वो अपने लेफ्ट साइड को ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करता, जिसके साथ ही वो अपना लेफ्ट हैंड भी खो चुका है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को मारते हुए इमेजिन कर रहे थे, जिसमें दोनों ही अपनी जान एक दूसरे के हाथों गवा चुके थे। तभी असाइमन फूजी उन्हें रोकते हुए कहता है कि उन्हें ऐसे बकवास में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और उन्हें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए कि वो उस हालत में कैसे पहुंचा, उसका साइमोन कहाँ है और उसके साथ वो बच्ची कौन है। इसलिए अगर वो लड़ते हुए मारा गया तो वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को खो देंगे, जिसके साथ ही साइमोन फूजी बिना किसी को मारे ही इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। जिसे सुनकर गाबीमारू उन दोनों से ही लड़ने को तैयार था, लेकिन फिर उसे टेंशन का चेहरा याद आता है। इसीलिए गाबीमारू अपने टैक्टिक्स को चेंज करता है और वो सोचता है कि वो पहले जैसा गाबीमारू द होलो नहीं रहा और फिर वो घुटनों पर बैठकर उनसे उसके साथ काम करने को कह रहा था। तो टामिया उसकी बातों को टेस्ट करने के लिए उस पर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन गाबीमारू अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, जिसे देखकर टामिया को समझ आ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन साथ ही साथ वो डिसअपॉइंटेड भी था क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को फेस करना चाह रहा था। तभी असाइमन फूजी उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर गाबीमारू ने टेंशन के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वो उनसे लड़ते हुए हार गया। जिसे सुनकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं और उससे पूछ रहे थे कि कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो जलने और कटने से भी ना मरे, जिसके साथ ही वो रिजेनरेट भी कैसे कर सकते हैं। जिस पर गाबीमारू कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो एलिक्सर ऑफ लाइफ इसलिए चाहता है ताकि वो माफी पाकर अपने किसी चाहने वाले को फिर से दोबारा देख सके। तो टामिया उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन असाइमन फूजी उससे पूछ रहा था कि ये तो उसका कंपटीशन है, जिस पर टामिया का कहना था कि उसे माफी नहीं चाहिए क्योंकि वो अमर बनने वाला है। तो असाइमन फूजी उससे पूछता है कि क्या वो सच में एलिक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम करने के बारे में सोच रहा है, जिस पर टामिया कहता है कि वो केवल अमर नहीं बनने वाला बल्कि वो एक लीजेंड बनेगा जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे, जो ना कभी बूढ़ा होगा और ना ही कभी मरेगा। और फिर वो असाइमन फूजी से पूछता है कि वो क्या करने वाला है, जिस पर असाइमन फूजी उसे कहता है कि उसे उसके गोल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो इमॉर्टल इंसानों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसलिए वो तीनों अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गाबीमारू छोटी बच्ची मे को जागता हुआ देखकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो गौर कर रहा था कि छोटी बच्ची मे अब बड़ी हो चुकी है। इसी बीच में टूटे फूटे हुए शब्दों में गाबीमारू का नाम लेती है, जिसे सुनते ही गाबीमारू उसके पास जाकर बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि वो कौन है और वो एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में क्या जानती है। लेकिन फिर गाबीमारू खुद को शांत करते हुए उससे माफी मांगता है और उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी कह रहा था। जिसके बाद वो उससे पूछ रहा था कि अगर वो एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में कुछ भी जानती है तो वो उसे बता दे। तभी हम साइमन सेंटा को देखते हैं, जो ट्री मॉन्स्टर होको से कह रहा था कि अगर टेंशन सारे सोल्स को होराई में बुलाने के काबिल हैं तो ये पॉसिबल है कि ये रियल सिंसेंक्यो ना हो और ये रिलीजियस सिस्टम मैन मेड हो। जिस पर होको उससे पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है, जिस पर सेंटा उसे बताता है कि होराई, इशू और टेंशन जैसे शब्द अलग अलग रिलीजन से लिए गए हैं, जिनके साथ ही उन सारे रिलीजन्स को बहुत बुरी तरह से मिलाया गया है। और वो इन सब बातों से एक ही आदमी को याद करता है, जो कि है मोरोमाकिया, जिसने उनके शोगुन को हटाने के लिए ऐसा ही एक रिलीजन बनाया था, जो कि ऐसे ही किसी आइलैंड पे शुरू हुआ था। इसलिए उसे लगता है कि इस आइलैंड का भी कोई ना कोई क्रिएटर जरूर होगा और वो अगर उस इंसान को ढूंढने में कामयाब हुए तो वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को भी खोज सकते हैं और वहां से निकलने का रास्ता भी। जिसे सुनकर यूजुरिया कह रही थी कि अगर वो उसे ढूंढ भी लेते हैं
तो ये बिलीफ सिस्टम हजारों सालों से चल रहा है, तो क्या वो उसे हरा भी पाएंगे? जिसके साथ ही वो अपने टीम से गाबीमारू और उस छोटी बच्ची को भी खो चुके हैं, जिनका ज्यादा चांस है कि वो मारे जा चुके हैं। जिस पर सागरी कहती है कि गाबीमारू इतनी आसानी से नहीं मर सकता, क्योंकि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता और वो जरूर इस आइलैंड पर बैठकर प्लान बना रहा होगा कि वो टेंशन को कैसे हराए, क्योंकि वो अपने किसी चाहने वाले से मिलना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तभी हम गाबीमारू को मे से बात करते हुए देखते हैं, जो टेंशन का सीक्रेट जानना चाह रहा था कि वो कैसे उसे हरा सकता है। जिस पर मे टाओ कहती है, तो गाबीमारू उससे पूछ रहा था कि क्या टाओ एक पावर है जिससे वो टेंशन को हरा सकते हैं। जिस पर मे हाँ में सर हिलाती है और बहुत सारे शब्दों को यूज करने लगती है, जैसे कि टाओ, स्ट्रॉन्ग, वीक, टेंडेन। लेकिन इन सारे शब्दों में से केवल उन्हें टेंडेन का मतलब समझ आता है, जिसे मार्शल आर्ट्स में नाभि कहा जाता है। तो असाइमन फूजी टामिया को करेक्ट करते हुए कहता है कि टेंडेन नाभि के नीचे के रीजन को कहा जाता है। तभी हम होको को टाओ के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जो बता रहा था कि टाओ सारे लिविंग थिंग्स में फ्लो होता है और दुनिया में सारी चीजें इस टाओ की मदद से ही बनती है। जिसका मतलब है कि अगर किसी ने टाओ को छू लिया तो उसने लाइफ के ओरिजिन को छू लिया। लेकिन इन सब बातों को सुनकर सेंटा होको को सिंपल वर्ड्स में समझाने को कह रहा था। तभी हम नोरुगाई को असाइमन सियोन पर हमला करते हुए देखते हैं, जो केवल उसके हमले को डिफ्लेक्ट ही नहीं करते बल्कि उसे भी उसके हथियार से बचा लेते हैं और उससे कह रहे थे कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो फिर भी उसके मास्टर नहीं बनेंगे। जिस पर नोरुगाई उनसे जिद कर रही थी कि वो उसके मास्टर बन जाएं, लेकिन असाइमन सियोन नहीं चाहते कि वो किसी और को मरता हुआ देखें, इसलिए उन्होंने अकेले ही लड़ने का प्लान बनाया है, जिसके साथ ही वो नोरुगाई के स्किल्स के इम्प्रूव होने का वेट नहीं कर सकते। जिस पर नोरुगाई उन्हें रोते हुए कह रही थी कि वो और किसी चाहने वाले को खो नहीं सकती, जिसे सुनकर असाइमन सियोन उसे बता रहे थे कि वो उस फीलिंग को अचानक से उसे सिखा नहीं सकते, लेकिन इस दुनिया की सारी चीजें एक अलग तरह के वेव को प्रोड्यूस करती है, जिसे वो महसूस कर सकते हैं, जिसके वजह से वो जानते हैं कि उसका हाइट और वेट क्या है, और उसके साथ वो ये भी बता सकते हैं कि उसके बाल बंधे हुए हैं। और तो और वो इस वेव की मदद से दूसरे की स्ट्रेंथ और उसकी कैपेबिलिटीज भी जान सकते हैं। जिसके साथ ही टाओ का एक्सप्लेनेशन भी कुछ ऐसा ही है, जिसके बारे में होको बता रहा है कि टाओ की मदद से उन्हें गॉडली स्ट्रेंथ मिलता है, जिसे हासिल करने के लिए उसे अपने माइंड को एक ऐसे स्टेट पर पहुंचाना होगा जहां पर वो ना ज्यादा गुस्सा हो और ना ही ज्यादा शांत हो। इसी बीच हम देखते हैं कि यही बातें होको सागिरी और उसके दोस्तों को समझा रहा था। जिसके बाद असाइमन सियोन नोरुगाई से कह रहे थे कि उसे इसे हासिल करना होगा। जिसके बाद होको उन्हें बता रहा था कि टाओ की मदद से वो अपने नॉर्मल कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं और इसकी मदद से वो अपने से ताकतवर लोगों से भी लड़ सकते हैं, जिसके साथ ही वो इसकी मदद से घायल होने से भी बच सकते हैं। तभी असाइमन सियोन नोरुगाई को बता रहे थे कि वो इसे इतनी जल्दी सीख नहीं सकती, यहाँ तक कि वो भी इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं, इसलिए नोरुगाई उन्हें केवल तलवार चलाना सिखाने को कह रही थी। तो असाइमन सियोन उसे बताते हैं कि वो अपने तलवार को गलत पकड़ती है और फिर वो उसे तलवार पकड़ने का स्टांस सिखा रहे थे। तभी नोरुगाई देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे शोशिन मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, जो असाइमन सियोन पर हमला करने वाले थे, जिसे असाइमन सियोन तुरंत काट देते हैं और वो उन मॉन्स्टर्स को काटते हुए भी नोरुगाई को तलवार चलाना सिखा रहे थे। जिस पर नोरुगाई उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए तलवार चलाना सीखने लगती है। उसी समय गाबीमारू के सामने भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके थे, जिसे देखकर टामिया एक साथ ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और कहता है कि उनके पास टाओ को सीखने का समय नहीं है, जिसके साथ ही किसी चीज को सीखने का सबसे अच्छा समय बैटल में होता है। इसलिए टामिया मे को कंधे पर उठाता है और उससे कहता है कि वो उसे टाओ सिखाए। तभी गाबीमारू एक अजीब से मॉन्स्टर को देख रहा था, जो बाकी मॉन्स्टर्स से काफी अलग था। जिसके बाद हम दो टेंशन को एक गड्ढे के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, जो बता रहा था कि अगर उस गड्ढे में किसी को फेंका जाता है तो वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो किसी इंसान को मारते नहीं और वो जिंदा ही उसमें फेंक देते हैं। और अगर इंसान कमजोर हुआ तो वो कभी भी उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वहाँ पर फूल बने लोग उसे अंदर खींचने की कोशिश करते हैं।
लेकिन तभी हम चोबे को टोमा के साथ ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, जो उन सारे फूल बने लोगों को पार करते हुए गड्ढे के ऊपर पहुंच जाता है, जहां टोमा चोबे को कोई प्लान बनाने को कह रहा था। लेकिन चोबे कहता है कि वो केवल टेंशन को मारने वाले हैं, जिस पर टोमा उसे अटैक प्लान करने को कहता है। लेकिन चोबे कहता है कि जब उसने टेंशन को 2 भागों में काटा था तो वो नीचे से ग्रो कर रहे थे, जिसका मतलब है कि उनकी कमजोरी नीचे की बॉडी में है। उसी समय वो दोनों देखते हैं कि वहां पर एक मॉन्स्टर आ चुका है, जिससे वो डरकर पीछे भाग जाते हैं। तो टोमा उनसे पूछ रहा था कि वो कौन है, जिस पर वो मॉन्स्टर बताता है कि उन्हें डेसू कहा जाता है और वो टेंशन के राइट हैंड हैं, जो उन्हें ऑर्डर देते हैं कि उन्हें क्या करना है। इसलिए वो मॉन्स्टर उन दोनों को वापस से गड्ढे में लौटने को कह रहा था, जिसे सुनते ही चोबे उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उससे बच जाता है और उस पर वापस हमला करता है, लेकिन चोबे उसके हाथ को ही उखाड़ देता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर उससे पूछ रहा था कि क्या उसने भी टाओ को कंज्यूम किया है। जिसके बाद ही वो मॉन्स्टर बहुत सारे शोषिन मॉन्स्टर्स को बुला लेता है, जिसे देखकर चोबे टोमा को उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने को कहता है, जिसे सुनते ही टोमा उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। वहीं चोबे उस डेसू मॉन्स्टर से लड़ रहा था, जो उसके हर हमले से बच जा रहा था, और वो मॉन्स्टर सोच रहा था कि वो भले ही ताकतवर हो, लेकिन वो उसके हमले से तुरंत रीजेनरेट कर सकता है। तभी वो चोबे के टाओ को देखता है, जिसमें उसे एक ब्लाइंड स्पॉट दिखाई देता है, जिस पर हमला करते ही चोबे के गले से खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे उसका भाई मरते हुए देख रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।